है रोशनी का कारवां। This podcast is brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आए वे, ये है रोशनी का कारवां। हाय नमस्कार, मैं जॉर्ज इब्राहिम आईवे कॉन्वर्सेशंस की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हमारा मेहमान लखनऊ से है प्रदीप गंगवार। प्रदीप एक शिक्षक है, कवि है और समाज सेवक है। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप। आभार सर, आपको सादर नमस्ते और सभी श्रोता साथियों को भी यथायोग्य अभिवादन। मूल रूप से आप बरेली के रहने वाले हैं, तो लखनऊ कैसे आना हुआ आपका? मेरा नेटिव प्लेस बरेली है। बरेली के मैं एक कृषक परिवार से आता हूं और वहां मेरा जन्म हुआ तहसील बहेड़ी। वहां पर एक गांव है बकैनिया, उसमें मेरा जन्म हुआ। और वहां से जब मैं छोटा था उसके बाद में अपनी प्राइमरी एजुकेशन के लिए एक आश्रम पद्धति विद्यालय वृंदावन सोहम आश्रम में गया, जो कि मथुरा में स्थित है। और वहां पर मेरी गुरुकुल पद्धति से वहां रहते हुए जो है प्राइमरी स्तर की शिक्षा हुई। और उसके बाद में मैं अग्रिम शिक्षा के लिए 6th में यहाँ एडमिशन लेने आया ब्लाइंड बॉयज इंटर कॉलेज लखनऊ में 1998 में। आपने जिक्र किया गुरुकुल पद्धति का शिक्षा जो आपने मथुरा वृंदावन से लिया, तो जी संक्षेप में आप बोलेंगे उसके बारे में? जी, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, गुरुकुल, गुरु का कुल, जी। जहाँ पर एक एक परिवार है। ऐसे विद्यार्थी जो अपना घर छोड़ करके उनके सानिध्य में आए हैं गुरुजनों के। तो क्योंकि वो एक आश्रम पद्धति विद्यालय था, तो संतों का, महात्माओं का सानिध्य था, ऋषिगणों का, और हम उनके ही संरक्षण में रहते थे। वहाँ एक विशेष विद्यालय भी चलता था, बड़ा आश्रम है वो। वहाँ पर एक विशेष विद्यालय चलता था ब्लाइंड बच्चों के लिए। वो 8 तक था। तो 30-35 विद्यार्थी उस समय होते थे और 4-5 शिक्षक होते थे। और वहाँ पर सारे विषयों की पढ़ाई होती थी। और 5 वर्ष मेरा न केवल वहाँ शैक्षणिक विकास हुआ, बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी मुझे बड़े संस्कार मिले वहाँ। जब आप लखनऊ शिफ्ट हुए तो जाहिर है कि अ, ये शिक्षा का जो अप्रोच था और जो वातावरण था उसमें बदलाव आया होगा। तो निश्चित रूप से उस समय उम्र भी मेरी 13-14 साल हो गई थी और मैं 1998 में यहाँ पर आया और प्रवेश हुआ एक प्रवेश परीक्षा के माध्यम से। यहाँ की शिक्षा शुरू हुई। फिर मैं 6 से 12 तक यहीं पर पढ़ा और मैंने 2002 में हाई स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में 67% अंक उस समय जो है मायने रखता था। 2004 में मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा यहीं से प्रथम श्रेणी में 64% के साथ उत्तीर्ण की। और तमाम चीजें देखने को मिली, राजनीतिक लोगों से भी सामना हुआ, कुछ अच्छे संभ्रांत समाज से भी लोगों से भी सामना हुआ। उनसे भी मुझे बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई के साथ जीवन के व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से सीखने को मिला। मेन स्ट्रीम एजुकेशन में आपका दाखिला कब हुआ? फिर मेन स्ट्रीम एजुकेशन में मैं 2004 में आ गया, जब वहाँ से विशेष विद्यालय आपका ये लखनऊ में ब्लाइंड इंटर कॉलेज है, यहाँ से जब इंटरमीडिएट पूरा हो गया तो 2004 में मैंने ग्रेजुएशन के लिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया और वहाँ से हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन या मेन स्ट्रीम एजुकेशन स्टार्ट हो गया। जब आप इस नए परिसर में अपना कदम रखा तो एडजस्ट करने में कोई दिक्कत हुआ या इट वाज अ नॉर्मल प्रोसेस? ये तो बिल्कुल कठिन काम था सर। और मैं जब नॉर्मल स्ट्रीम एजुकेशन में आया, मेन स्ट्रीम में आया, तो कॉलेज जाते थे हम लोग। वहाँ पर भी मेरा एडमिशन जो है वो जनरल कोटे पे हुआ। वैसे तो रिजर्वेशन भी रहता है, पर नंबर ठीक ठाक थे, तो ओबीसी सीट पर मेरा एडमिशन वहाँ पर हो गया था, जो कि हमारे अपनी कम्युनिटी का रिजर्वेशन है। जी। और वहाँ पर मेरा एडमिशन हो गया, मुझे डिसेबिलिटी के कोटे की जरूरत वहाँ नहीं पड़ी। और फिर जब पढ़ाई शुरू हुई, क्लासेस अटेंड करना शुरू हुआ, तो बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। लगभग 6 महीने तक विद्यार्थियों से कोई राब्ता नहीं होता था, परिचय नहीं था, कोई मुझे जानता नहीं था, मैं किसी को नहीं जानता था। जल्दी कोई परिचय करता भी नहीं था, क्योंकि कम एडजस्टमेंट नहीं हो पाता था इतनी जल्दी। शिक्षक भी जो पढ़ाते थे उनमें भी कोई बहुत रुचि नहीं थी मुझ में, कि ठीक है आए हैं बैठे हैं। धीरे 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 करके फिर वो चलता रहा। 2-3 महीने बीत जाने के बाद कुछ लड़के लड़कियां मुझसे बात करने लगे,
अच्छा आ गए, हाँ आ जाओ, इधर बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। बहुत दिनों तक मुझे पीछे बैठना पड़ा। फिर मुझे याद आता है कि एक मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते थे, यूरोपियन हिस्ट्री में एक प्रोफेसर थे वहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी में। जब वो पढ़ाते थे और गजब का पढ़ाते थे, बिना समझ लीजिए बुक के पढ़ाते थे, और लेक्चर का उनका स्टाइल बहुत ही अच्छा था, अंतर तक उतरता था। तो वो जब कोई क्वेश्चन होता था तो मैं हैंड रेज करता था या खड़ा हो जाता था, तो बोले अच्छा अच्छा आपको भी बताना है, हाँ जी बताना है। तो बताने लगा मैं। जब बताने लगा फिर वो डिस्कस करने लगा, तो उन्हें लगा कि हाँ इसमें कीननेस है पढ़ने की या स्टडी करने की। फिर वो मुझे आगे बैठाने लगे। फिर डॉक्टर घोष एक वहाँ प्रोफेसर हैं रहे, बंगाली थे वो, आज भी हैं, अब तो रिटायर हो गए हैं। तो उन्होंने पहचाना हम हमारे जैसे लोगों की प्रतिभा को। फिर वो मुझे बहुत करीब से ट्रीट करने लगे। एक कल्चरल डिपार्टमेंट वहाँ पर होता था जिसमें कॉम्पिटिशन्स होती थी, सिंगिंग की कंपटीशन होती थी, पोएम रिसाइटिंग की कंपटीशन होती थी, क्रिएटिव राइटिंग की कंपटीशन होती थी, स्लोगन वगैरह लिखने की होती थी, डिबेट वगैरह होते थे, संभाषण इत्यादि सब। तो मैं जब पता चलता था तो मैं जाता था वहाँ, पार्टिसिपेट करता था। हार जीत मेरे लिए मैटर नहीं करता था, क्योंकि मुझे पार्टिसिपेट करना था और लोगों को के बीच में अपने आप को स्थापित करना था कि आई कैन डू जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन एवरीथिंग, जो कुछ भी वहाँ हो रहा है। और उससे बड़ा इंप्रेस हुए वो सब। और ऐसे ऐसे करके धीरे 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 मेरा जुड़ाव विद्यार्थियों के साथ और प्रोफेसर्स के साथ भी होने लगा वहाँ। प्रदीप, आप कहाँ तक पढ़े हैं? मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है मिडल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, फर्स्ट क्लास। उसके बाद में इग्नू से बीएड स्पेशल मैंने किया था, वो भी फर्स्ट क्लास मेरा रहा। मास्टर डिग्री सिक्योर कर रहा हूँ वोकल म्यूजिक में, ये प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से। इसके अतिरिक्त नेट क्वालिफाई किया मैंने हिस्ट्री, मिडल इंडियन हिस्ट्री में। और तबले में भी मेरा डिप्लोमा कोर्स है, वोकल में भी जो है डिप्लोमा कोर्स डिग्री कोर्स विशारद का कर रखा है मैंने। मैं एलएलबी भी कर रहा था, पर बाई चांस अनफॉर्चुनेटली कि वो पूरी नहीं हो पाई, तब तक जॉब में आ गया था। If you know of anyone with vision impairment who needs guidance in living life with blindness, please share the Ivy National Helpline number 8800004334. The number is 8800004334. जॉब आपको कब मिला? और ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिख के आपको जॉब लेना पड़ा, या एक नॉर्मल कोर्स में आपको ये शिक्षक का जॉब मिला? ये इंटरव्यू बेस्ड जॉब था। ये आपका ये जो डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीकैप वेलफेयर है उत्तर प्रदेश में, जी यहाँ पर विशेष विद्यालय चलाए जाते हैं, ब्लाइंड इंटर कॉलेज जैसे और तमाम बच्चों के लिए डिसेबिलिटी के। तो जी वहाँ पर ये वैकेंसी आई 2013 में। जी। और वहाँ पर मैंने अप्लाई किया, मेरे पास इसकी वैलिड क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन थी। तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया और उन्होंने फिर मुझे वहाँ बुलाया। और ये टोटली इंटरव्यू बेस्ड जॉब थी, लिखित परीक्षा तो नहीं हुई थी उसमें। इंटरव्यू बेस्ड जॉब थी, तो उन्होंने कुछ थियरी के क्वेश्चन पूछे और कुछ आपके जो इसके सब्जेक्ट से संबंधित, क्योंकि ये वोकल सिखाने के लिए या म्यूजिक सिखाने के लिए वैकेंसी थी। तो वहाँ इंटरव्यू बेस पर भी थियरी के क्वेश्चन और प्रैक्टिकल का सामना करके मैं अपने परफॉर्मेंस के बल पर वहाँ सेलेक्ट हुआ। तो आप स्कूल में संगीत सिखाते हैं, हालांकि आपका काफी पढ़ाई इतिहास में हुआ था, तो आप इतिहास कभी मिस करते हैं? हाँ, मिस तो निश्चित रूप से करता हूँ। और मुझे इस बात का दुख रहता है कि जिस लेवल से मैंने करियर को बिल्डअप करने के लिए पढ़ाई की थी, अनफॉर्चुनेटली वो मिला नहीं। कई बार ये मानना पड़ता है कि हमारे लिए जो लिखा रहता है वही हमारे हिस्से का है। बहुत से लोग इसे हाइपोथेटिकल कह सकते हैं कि नहीं ये तो दकियानूसी है, जो लिखा है वही मिलता है। पर मैंने प्रयास बहुत किया था। और जॉब में आ जाने के बाद थोड़ा सा क्या हुआ कि पारिवारिक बंधन हो गया, विवाह हो गया, जल्दी शादी हो गई। तो उसके कारण से भी थोड़ी बाधाएं आई और पारिवारिक उत्तरदायित्व तो बहुत ज़्यादा थे सर मेरे ऊपर। हम बहुत ही छोटी फैमिली से आते हैं। जब मेरी जॉब लग गई तो परिवार के प्रति जो है वो बढ़ गई जिम्मेदारी। तो रुपया पैसा वहाँ देना, फिर इधर देखना करना, उसकी वजह से मैं अपने कैरियर को और आगे नहीं बढ़ा पाया। मुझे इस बात का कष्ट रहता है कि इतना पढ़ने के बाद भी मैं यहाँ म्यूजिक पढ़ा रहा हूँ। पर मैं इस बात को लेकर सुखानुभूति करता हूँ, सुखी महसूस करता हूँ अपने आप को कि मैं यूं तो टीचर म्यूजिक का हूँ स्कूल में, पर मेरे स्कूल में मुझे कोई भी सब्जेक्ट दिया जाता है ज़रूरत पड़ने पर, तो मैं उसे पूरी तन्मयता और शक्ति के साथ पढ़ाता हूँ। और न केवल पढ़ाता हूँ, बच्चे फुल्ली मुझसे जो है
संतुष्ट रहते हैं और वो डिमांड करते हैं रेगुलर टीचर के साथ ना पढ़ करके मुझसे पढ़ने की डिमांड करते हैं सिस्टम से। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही क्रेडिटफुल एक्सपीरियंस है। प्रदीप, जब हमने कई साल पहले मेरे ख्याल से लखनऊ में मिले थे कार्यशाला में, यस उस सर, वक्त याद है मुझे। उस वक्त आपने कुछ कविताएं सुनाए, और फिर बाद में जब हमने आई वे ये है रोशनी का कारवां कार्यक्रम प्रसारित किया था ऑल इंडिया रेडियो पे, उस वक्त भी आपने अपने कविता कुछ आपने भेजे थे जो हमने उस रेडियो कार्यक्रम में सुनाया था। जी, तो पढ़े गए थे। हाँ, पढ़े गए थे, करेक्ट। तो वो जो अ, वो जो कविताएं जो आप उस वक्त लिखते थे, काफी समाज से जुड़े हुए मुद्दे लेते थे आप और उस पे लिखते थे। तो ये ऐसा कविता लिखने का रुचि आपको कब से हुआ और कैसे हुआ? मैं जब 7th 8th में यहाँ लखनऊ बॉयज इंटर कॉलेज में पढ़ता था, जी। तभी से मैं कवियों को सुनता था। कोई कवि सम्मेलन है, उसकी कोई रिकॉर्डिंग है तो मैं सुनता था। आकाशवाणी पे कविताएं आती थी, उसको भी मैं सुनता था। धीरे 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 करके फिर वो एक रचना धर्मिता का आदर्श मुझे मिलने लगा, और पंक्तियां जोड़ना, थोड़ा सा सुन सुन करके इधर से उधर आड़ा तिरछा करके करना, तो फिर मैं करता रहा। धीरे 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 करके वो एक अच्छे सुनियोजित ढंग में आने लगा, और 9th 10th तक मैं अच्छी खासी ठीक ठाक कविताएं लिखने लगा था, ऐसा मतलब समालोचक मानते हैं। और मेरी कविताएं मुझे सुनाने का अवसर समाज के संभ्रांत व्यक्तियों को मिला, जिसमें अच्छे अधिवक्ता या होते थे, जिसमें अच्छे जनप्रतिनिधि होते थे ना, और अच्छे पत्रकारों को भी मुझे सुनाने का अवसर मिला। इतना ही नहीं, लखनऊ जो है हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसकी खंडपीठ लखनऊ माननीय उच्च न्यायालय की, उसके अनेक जजों को भी मुझे अपनी कविताएं सुनाने का अवसर मिला। तो उसके माध्यम से मैं बहुत उनके दृष्टि से एक सफलता के आयाम पर चल रहा था। और उस समय मुझे याद पड़ता है कि मैंने भारत ने एक बहुत बड़े संकट का सामना किया था, जब ये आपका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अमेरिका में हमला हुआ, और उससे पहले कारगिल हमारे यहाँ हुआ था। तो जी। कारगिल में हमने जो है आतंकवादियों का सामना किया। वैश्विक परिदृश्य में हमने लोगों से कहा कि हमारा साथ दीजिए, तो अमेरिका या और दूसरे देशों ने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया टेररिस्ट ने, तब उन्हें पता चला कि हाँ, आतंकवाद भी कुछ होता है। तो मैंने लिखा कि मन तो मेरा भी करता है, क्या कुछ कह डालूं मैं, वर्तमान संकट से क्या निज भाव बदल डालूं मैं, करगिल का संघर्ष देखकर भी क्या वे सोए थे, जब माताओं ने अपने अपने सपूत खोए थे। तो एक बड़ी रचना है, पर समय क्योंकि कम है, बहुत सी बातें करनी है, तो धीरे धीरे ये कारवां और बढ़ता चला गया। फिर मैंने टूटती भारतीय संस्कृति लिखी। फिर मैंने जो है बढ़ता भ्रष्टाचार लिखा, दहेज अभिशाप है, उस पर मैंने एक कविता लिखी। तो ये उसमें मैंने ये लिखा कि नारी गौरव की प्रतीक है, उसकी अमर कहानी है, उसकी गाथा सुना रहा गंगा यमुना की का पानी है, और बनी रहे इतिहासों में वर्णित नारी की गाथाएं, है दहेज के भाव कलंकित, इन्हें कभी ना अपनाएं। तो ऐसे करके मेरा ये सफर बदस्तूर चलता रहा। फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन में आ गया, यहाँ पर भी बहुत सारे विषयों पर कविताएं लिखने को मुझे अवसर मिला, और सुनाने का भी अवसर मिला। धीरे 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 करके मैंने राजनीतिक विषय पर कविताएं, भ्रष्टाचार पर कविताएं, शैक्षणिक परिदृश्यों पर कविताएं, समाज में क्या हलचल हो रही है समय समय पर, उस पर क्या कविताएं जो है लिखना। 2012 में एक बहुत जबरदस्त कांड दिल्ली में हुआ, जिसने पूरे जो है भारत के लोगों के हृदय को झकझोर दिया, निर्भया कांड। उसमें मैंने लिखा, दिल वालों की दिल्ली हर पल होती शर्मसार क्यों है। तो वो पूरी कविता है, आज मुझे कम याद आ रही है वो। इस तरह से अनेक रचनाएं मैंने लिखी। फिर हौसलों के लिए, अपनी पीढ़ी को जागृत करने के लिए, और न केवल अपनी पीढ़ी को बल्कि समाज को भी जागृत करने के लिए मैंने लिखा कि देख लेती हैं गुलिस्तां का चमन इस मन की आंखें, जान लेती बहारों की हर झलक धड़कन की आंखें, और जो हुआ महसूस दुनिया के हर एक अंदाज से, कह रही वो आपसे इस आरजू इस मन की आंखें। ये मैंने क्यों लिखा? लोग पूछते थे कि समाज पे लिखते हो, राजनीति पे लिखते हो, इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो होती है, हमारा जो फॉरेन पॉलिसी का हिसाब है, उस पे लिखते हो, कैसे पता चलता है? तो मैंने बताया कि रेडियो हमारा हमसफर होता है, हम समाचार सुनते हैं और उसके माध्यम से सारी चीज़ों को पता करते हैं। आज की युवा पीढ़ी को मैं प्रेरित करने के लिए कहता हूँ, जो आज बच्चे पढ़ रहे हैं, कि साधना सर्जना क्रांति की डोर है, जो बंधा हो गया सबका सिर मौर है, भूलकर अपने जीवन की कमजोरियां, उठ संभल आगे चल अब तेरा दौर है। तो हमें आगे जाना होगा, और आज के प्रतिस्पर्धा के युग में
हम केवल अपनी दिव्यांगता के आधार को लेकर के सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, हमें अपनी दिव्यांगता को किनारे रख करके जो अवसर हैं उन्हें प्राप्त करके आगे बढ़ना होगा और मेन स्ट्रीम में शामिल होना होगा। प्रदीप ने आपने कई कविताओं का जिक्र किया, आपने कई विषयों पे लिखे हैं, तो ये सब कहीं पर आपने प्रकाशित किया है या आपके दिमाग में ही बैठा हुआ है, या आप इसका इसका संग्रहण कैसे करते हैं और लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं? वैसे मेरा यूट्यूब चैनल है दिव्य अनुभूति प्रदीप, जी। आप उस पर जाएंगे यूट्यूब पे तो मिलेगा। कुछ वीडियोज पड़े हैं, इस दिशा में मैं काम थोड़ा कम कर पाया हूँ, इस बात का मुझे दुख भी है। और कविताओं का, हाँ, संग्रह करने का जहाँ तक सवाल है, वो मैंने एक रजिस्टर तैयार किया हुआ है और जल्दी ही मैं एक जो है किताब निकालने की कोशिश में हूँ। To support our work with the blind and visually impaired, you can visit the donate page on our website www.scorefoundation.org.in. Please note www.scorefoundation.org.in. प्रदीप, आपने समाज सेवा का भी जिक्र किया, तो जी सर। इस क्षेत्र में आपका काम क्या रहा है और आगे आप क्या करना चाहेंगे? क्या किन चीज़ों पे आप फोकस करते हैं? समाज सेवा के प्रति संस्कार मुझे जो है शुरू से ही मिले हुए थे। और जब मैं 9th-10th में यहाँ पढ़ता था, 8th पास करने के बाद मैं सबसे पहले बताऊं सर, गया जो है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए दिल्ली में एडमिशन लेने, पर वहाँ मेरा एडमिशन हो नहीं पाया और मैं खाली हाथ निराश होकर लौटा। मैं देहरादून में भी गया था, उस समय हमारा जो NIPV-ED अब जो बन गया है, जी। NIBH होता था पहले, जी। तो वहां पर भी मैं गया, वहां एडमिशन नहीं हुआ। बोले क्यों लेना चाहते हो, यहाँ लखनऊ में अच्छा स्कूल है वहीं पढ़ो। मैं चला आया। चला आने के बाद में मेरे मन में यह संकल्प आया कि अब मैं अपनी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बाहर नहीं जाऊंगा। इस समय लखनऊ में हायर एजुकेशन की बड़ी समस्या होती थी, जी। तो मैंने कहा कि मैं अब नहीं जाऊंगा कहीं पर, और यहीं पर न केवल अपने लिए अपितु दूसरी पीढ़ी के लिए भी शिक्षा के अच्छे इंतजाम करने का प्रयास करूंगा। तो मैंने यहीं से हाई स्कूल किया, फिर इंटर किया, ग्रेजुएशन किया। इसी बीच में मुझे समाज के बहुत ही श्रेष्ठ और संभ्रांत नागरिक माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का सानिध्य मिला, जो राजनीति में भी अभी हैं, सक्रिय रूप से रहे, और उत्तर प्रदेश में सरकार में भी उनका अच्छा खासा दखल अपने समय में रहा। उनका हमें सानिध्य एक अच्छे अधिवक्ता के रूप में मिला। माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से सबसे पहले हमने उनके माध्यम से बहुतेरे विकास के लिए, दृष्टिबाधितों के विकास के लिए करवाए, वो चाहे शिक्षा का विकास है, वो चाहे रहन सहन का विकास है, वो चाहे आवागमन का, बसों में छूट मिलने का जो है क्या कहते हैं सुविधा का मामला है, बहुत सारे काम उन्होंने करवाए। फिर नौकरियों में रोजगार प्राप्त करने के लिए, ये प्राइमरी स्कूल्स में पहले ब्लाइंड्स को लेते नहीं थे, तो हमारे राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ जो NFB है, उसके माध्यम से भी उन्होंने बहुत सारी याचिकाओं का निस्तारण किया और लोगों को नौकरियां मिली। 98 में 250 से ज्यादा लोग बैकलॉग के माध्यम से भरे गए, वो माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी और राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के ही संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुआ। तो मैं भी बड़ा प्रभावित था उनसे। और वो आए, उन्होंने फिर स्कूल में मेरा ये जो देखा कि हाँ इसमें कुछ करने का एक मादा है, तो वो अटैच हुए मुझसे और मुझसे कहने लगे कि आपको कुछ सोचना चाहिए, पढ़ाई लिखाई के साथ लीड भी करना चाहिए सोसाइटी को। तो मैं उनके माध्यम से बहुत सारी समस्याएं सुलझाता रहा और वो चीज़ें होती नहीं, कारवा बढ़ता रहा। और यही कारवा धीरे 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 जब सरकार 2003 में बनी जो है मायावती जी की, तो वहां पर कुछ और विद्यालय खुले, जैसे गोरखपुर में लड़कियों का स्कूल खुला, और क्या कहते हैं बांदा में बच्चों के स्कूल की क्षमता बढ़ी, लखनऊ में क्षमता बढ़ी, ब्रेल प्रेस लख हमारे यहाँ पर यूपी में नहीं था, वो खोलने की बात हुई, टॉकिंग स्टूडियो, बहुत सारी चीजें हुई। और ये सब मेरे प्रार्थना पत्र पर, हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पर, आप कहिए तो उनका अनुभव है, आज भी याद है, और उन्होंने वो सब करवाया। जब मैं 2007 में दोबारा सरकार बनी बहन जी की, तो सर ने पूछा माननीय मिश्रा जी ने कि अब कौन से काम हैं जो होने चाहिए। हमने कहा काम तो हैं, बहुतेरे काम हैं, अभी शिक्षा का एक विशेष कार्य होना बाकी है। अब यहाँ पर एक हायर एजुकेशन के लिए या तो डिग्री कॉलेज की जरूरत है या यूनिवर्सिटी की जरूरत है। उन्होंने हमारे इस विचार को सुना, हमारे दर्द को समझा, और मोहान रोड पर जमीन का चिन्हांकन करा करके पूरी जो जमीन थी जितनी मिल सकती थी उस विश्वविद्यालय के लिए, उस जमीन को उन्होंने प्राप्त करवाया, सरकार ने उसे अधिग्रहित किया, और विशाल विश्वविद्यालय, आप समझिए कि 1 साल के अंतराल पर उन्होंने वहां पर निर्माण करवा करके और बहुत कई फैकल्टीज की पढ़ाई जो है वो शुरू करवा दी। और आज का दिन है कि मोहान रोड लखनऊ की ये धरती
विशेष शिक्षा के बड़े आयाम से जगमगा रही है। न केवल लखनऊ या उत्तर प्रदेश बल्कि भारत सहित एशिया के अनेक देशों से भी लोग आकर के यहाँ विशेष शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और ये अपने तरह का पहला शासकीय विश्वविद्यालय रहा जिसमें सामान्य विद्यार्थियों के साथ दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को भी बराबर का दर्जा प्राप्त करते शिक्षा प्राप्त लेने का अधिकार मिला। इसमें 50% सीटें दृष्टिबाधितों के लिए आरक्षित हैं। 50% में से टोटल सीटों का 50% विकलांगों के लिए, सभी के लिए है, और उसका 50% जो सीटें हैं हर फैकल्टी में वो दृष्टिबाधितों के लिए आरक्षित हैं। तो माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी जो अपनी माता जी शकुंतला मिश्रा जी के नाम पर संस्थान चलाते हैं, समाज सेवा करते हैं, उसके माध्यम से दृष्टि दिव्यांगजनों के शिक्षण प्रशिक्षण पुनर्वास की दिशा में बहुत काम हुआ। उसके बाद में उन्होंने फिर वो बैकलॉग खुलवाया। तो बैकलॉग खुलवा करके 2007 से 12 के उस समय जो है काल में कम से कम हजारों की संख्या में दृष्टिबाधित व्यक्ति उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेवायोजित हुए और आज अपना जीवन आत्मनिर्भर बन करके समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होकर के राष्ट्र के विकास में अपना योगदान सुगमतापूर्वक दे रहे हैं। प्रदीप, आप अपने कविताओं के साथ गीत भी लिखते हैं और आप अभी स्कूल में संगीत भी सिखाते हैं और आपने कहा कि आप संगीत का भी उच्च शिक्षा ले रहे हैं, तो आप गाते भी होंगे। तो अपने ही लिखा हुआ कुछ गीत कुछ हमारे सुनने वालों को सुनाएंगे आप? मेरी प्रेरणा का एक गीत है जो सबको प्रेरित करता है और उसका एक बंद मैं आपको सुनाता हूँ। जी। घर द्वार एक पिक्चर है, उसकी तर्ज पर एक गीत है, वो आपको याद आ जाएगा जब मैं पढ़ूंगा। तो मिले हमें जो अवसर तो निज प्रतिभा दिखलाए, बाधा अपंगता की पथ में नहीं आने पाए। दृष्टिहीन हम बेशक पर पीछे न कदम हटाए। दीप जलेगा धरती पर यदि मौका हो एक बार, राष्ट्र में हो उजियारा यही कर्तव्य हमारा। मानवता को गले लगा कर करें लोक निर्माण। मन में कोई भेद नहीं हो, शक्ति दे भगवान, राष्ट्र में हो उजियारा यही कर्तव्य हमारा। बढ़िया, बहुत 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 शुक्रिया। आपने हमसे आज टाइम निकाल के बात किया और आपके बारे में काफ़ी कुछ आपने अपने इस बातचीत में शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू द वेरी बेस्ट आगे के लिए। बहुत बहुत आभार सर। आए वे ये है रोशनी का कारवां। This podcast was brought to you by Score Foundation.